लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी, प्रोफेसर की डायरी, भाग 8। शीर्षक है सुपरवाइजर की कंगी। 18 अप्रैल 2011। आज क्लास लेकर कैंपस आया। पीएचडी की कुछ किताबें जुटानी थी। तभी विवेक ने फ़ोन करके बुलाया। विवेक हमसे सीनियर है, परंतु पीएचडी में वह मुझसे जूनियर है। आज मिलते ही बोला, लक्ष्मण भाई मेरे साथ डिपार्टमेंट चले चलो। क्यों, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। अब क्या क्या किस्सा सुनाएं दोस्त। कभी सोचा न था कि ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे। बताओ तो क्या हुआ। हम पहली पीढ़ी के लोग हैं जो इन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक आ गए हैं। एक दलित पिछड़े शोधार्थी के लिए फेलोशिप क्या होती है उसे भी वे लोग कभी नहीं समझ सकते। फेलोशिप से खुद भी पढ़ रहा हूँ और कुछ पैसे बचाकर छोटे भाई को भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत परेशान हो गया हूँ। विवेक की बातें मुझे अजीब लग रही थी, बहुत टूटा हुआ सा लग रहा था। विवेक, मैंने थोड़ा ठहर कर पूछा, बहुत तनाव में हो, पूरी बात बताओ तो क्या हुआ। उसका गुस्सा आंखों के कोरों को गीला करते हुए बह निकला। मेरे सुपरवाइजर ने बहुत परेशान कर दिया है। मुझसे 3 लेख लिखवाए और अपने नाम छपवा लिए। मैंने भी सोचा गुरुजी है, ज्ञान मेरा है, भले ही नाम उनका छपा तो क्या हुआ। 4 महीने से फेलोशिप अप्लाई नहीं कर पाया। हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। कल बोले ये 2 किताबें खोज कर ले आना, साइन भी करवा लेना। मैं उनके लिए सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर साहित्य अकादमी तक गया, खोज कर किताबें दी तो बोले अचानक मंत्रालय जाना आ गया है, कल आकर साइन करवा लेना। कल गया तो बंदा आया ही नहीं। हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आगरा भाषण देने चला गया। आज आया है, सोचा जा रहा हूँ, मुझे भी आज उसे भी सुना दूँ। तुम साथ चलोगे? तुम साथ चले चलो। फेलोशिप की बातें आते ही मैं भावुक हो आ जाता हूँ। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिनकी शुरुआती शिक्षा उस दौर में हुई है जब स्कूल की अहमियत बरकरार थी। स्कूली शिक्षा आज भी बरकरार थी। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिनकी शुरुआती शिक्षा उस दौर में हुई थी जब स्कूली शिक्षा की अहमियत बरकरार थी। बाबा से ये बातें सुनते हुए बचपन बीता कि खेलोगे कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे, बनोगे नवाब। अफसरशाही का पैसा और पावर ढहते हुए नवाबी का नया रूप ही तो है। एक आम अनपढ़ इंसान का पेट काटकर जरूरत पड़ी तो खेत खलियान, जगह जमीन, गहने गुड़िया गिरवी रख कर भी अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के भेजता है। धीरे धीरे रोजगार और तालीम का रिश्ता टूटने लगा। शिक्षा का चरित्र समाजवादी से पूंजीवादी होता चला गया। आज विवेक ने कहा कि अगर फेलोशिप न मिलती तो वह कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। एक फेलोशिप जाने कितने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का जरिया बन जाती है। इसे वे भी कभी नहीं समझ पाते जिनके लिए उच्च शिक्षा, वक्त बिताने का शौक़ है। फेलोशिप जैसी एक पॉलिसी ने इस देश के किसानों, कामगार, मजदूरों में कितनी बड़ी क्रांति की। इस पर अलग से रिसर्च होना चाहिए। हजारों परिवारों में पहली बार किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय तक कोई पहुंच गया तो विदेश पढ़ने कोई पहुंच गया। एक पॉलिसी बदल जाए तो कितना कुछ बदल जाएगा। इसीलिए मान्यवर कांशीराम ने राजनीति सत्ता को गुरु किल्ली यानी मास्टर की कहा है। हम जैसों के लिए उच्च शिक्षा गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का जरिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, बिना विद्या गई मति, मति बिना गई गति, गति बिना गई नीति, नीति बिन गया चिंत, चिंत बिन चरमराय शूद्र मक बिन पक अविद्या ने किए कितनी अनर्थ। विवेक के साथ ख्यालों में गुम मैं
भी डिपार्टमेंट पहुंच गया। विवेक अपने गुस्से का अभ्यास करता हुआ गया कि सुपरवाइज़र को देखते ही आज मैं सुना दूंगा कि सर आज साइन कर दीजिए, 3 महीनों से मकान का किराया नहीं दिया, हज़ारों रुपए उधार ले चुका हूँ, पैसे में पीएचडी का क्या खाक लिखूंगा। विद्रोही होने का आमादा विवेक डिपार्टमेंट पहुंचकर मक्खन सा पसीजा गया। गुस्सा जाहिर करने की बजाय उसने अपने सुपरवाइजर डॉक्टर अभिनंदन कुमार को देखते ही चरण छुए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हालातों ने जाने कितने विवेकों को अकादमिक दुनिया का व्यवसायी बना दिया। आज जाने क्या सूझा तो उसके सुपरवाइजर प्रोफेसर अभिनंदन कुमार ने कहा, आज तो साइन कर दे रहा, अब अगली बार साइन तब करवाने आना जब पीएचडी का तीसरा चैप्टर लिख लेना। सरकार का पैसा लेकर उड़ाना गलत है। मैंने तुमसे कहा कि पीएचडी प्रपोजल आदिकाल पर बना लाओ, आज तक क्यों नहीं लाए? सर यूपी हायर का पेपर है तो सोच रहा हूँ पढ़ लूँ, 3 लेख तो लिख कर दिया है, इस बार माफ़ कर दे सर। तो फिर अब तभी फेलोशिप साइन होगी जब चैप्टर लिख लाओगे। ठीक है सर, कुछ किताबें बता दीजिए, कुछ गाइड लिख दीजिए, कुछ गाइड कर दीजिए। मैं क्यों ये सब करूं? पीएचडी तुमको करनी है या मुझे? मेहनत करो, भाग कर दौड़ करो, करना धरना कुछ नहीं है, बस पैसे लेने मुफ्त का चले आएंगे, जनता के टैक्स का पैसा है, समझे? प्रोफेसर अभिनंदन कुमार डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर थे और मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर वीरेश्वर राय मुंडा कॉलेज में, अभिनंदन कुमार जेएनयू में आए थे। यह सब सुनते हुए बस यही सोच रहा था कि अभिनंदन कुमार और राय सर की विद्वता में कोई तुलना नहीं, लेकिन बतौर शोध निर्देशक राय सर का अभिनंदन कुमार जैसा कितना अलहदा व्यवहार है। विवेक तो बस इतने में ही खुश था कि 3 महीने बाद आज फेलोशिप क्लेम कर रहा है। जाते जाते बोला, सर कि मैडम जेएनयू में है, अगले महीने उनका एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन होने वाला है, सर उन्हीं के लिए प्रपोजल लिखने को बोलते हैं। गुरुजी का व्यवहार भले ही थोड़ा रूखा है मगर इंसान अच्छे हैं, अपना हर छोटा बड़ा काम करवाते हैं। हमारे घरेलू संबंध है, एक बार मुझसे ही गुरुजी की सेवा में थोड़ी कमी रह गई थी। एक बार उन्हें डिपार्टमेंट में सीधे विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस जाना था, जापान से उसी दिन लौटे थे, इसीलिए एक पूरा बैग पैक करवाने लायक को बोले। मैं कमला नगर में एक तौलिया, 2 सेट अंडरगारमेंट, साबुनदानी, आलमंड एयर ऑयल, सन क्रीम लेने गया था मगर कंगी रह गई। तब जैसे लेख में पुटी नोट ही ना रहे तो गाइड नाराज़ हो गई हो। कल काजू कतली और कलाकंद लेकर उनके घर चला जाऊंगा। सर को काजू कतली और मैडम को कलाकंद बहुत पसंद है, खुश हो जाएंगे। तुमको पता है सर कितने पावरफुल हैं, कांग्रेस के अंदर तक पहुँचे हैं। विवेक फेलोशिप सेल चला गया। मैं भी लौटते हुए सोचने लगा कि कई रिसर्च अपने सुपरवाइज़र के घर तक जाते हैं। समीर को तो दुबे सर का कुत्ता जैक्सन भी पहचानता है। सुगंधा हर वीकेंड वसुंधरा जाकर अपनी मैम के लिए नई नई डिश बनाती है। सब ने कहा था कि एक रिसर्च में सब की बड़ी काबिलियत यह है कि अपने सुपरवाइज़र से घरेलू तौर पर कितना करीब है, इसके बिना एडमिशन प्रक्रिया अधूरी है। मुझे याद है कि जब एक बार राय सर ने बोला कि सर आप कहें घर जाऊं, राय सर ने डांटते हुए कहा, पढ़ाई लिखाई का सारा काम मेरे कॉलेज में से ही अपनी लाइब्रेरी तक होना चाहिए। मैं उतना वक्त दे दूं आपको, घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। घर आने जाने से पढ़ाई लिखाई की बजाय चापलूसी होती है। मैं अपने किसी रिसर्चर को घर नहीं बुलाता, घर की बजाय लाइब्रेरी से नज़दीकी बनाए। आज विवेक को देखकर राय सर की बात समझ में आई कि रीढ़ बचाए रहने के लिए शोधार्थी बनना ज़रूरी है, घरेलू नहीं। किसी गांव के कस्बे में चलकर जब किसी युवा के सामने यह व्यवस्था अपना ज़मीर बेचकर नौकर, चापलूस व लठैत बनने को मजबूर कर दे तो अक्सर ख्वाबों के आगे ज़मीर हार जाता है। इसलिए जब कोई एक युवा किसी सुपरवाइज़र को किसी प्रोफेसर या कुलपति या किसी नेता के रूपी आका का चापलूस बनना सुनता है तो इसका दोष अकेला वह युवा नहीं होता, सारा सिस्टम इस समझौते की ज़मीन तैयार करता है। एक युवा के रिसर्च के दिहाड़ी हेल्पर व फैमिली सर्वेंट
बन जाते हैं। उस मजबूर शख्स की अवसरवादिता कहेंगे या सिस्टम की सामंतवादी जरूरी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी, प्रोफेसर की डायरी, भाग 8।